हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। स्टूडेंट्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई कूपन नहीं खरीदना है, कोई पैकेज नहीं खरीदना है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। यहां पर आपको सिर्फ अपनी कॉपी उठानी है, पेन उठाना है और उसके बाद हमारे साथ अपनी परीक्षाओं की तैयारी जो है वो शुरू करनी है। स्टूडेंट्स, मेरा नाम आकाश सांगडाले है और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कक्षा 11वीं की रसायन विज्ञान, जिसमें हम बात कर रहे हैं हमारा दूसरा अध्याय जिसका नाम है परमाणु की संरचना। जिसमें अभी तक हमने क्या देखा था? तो भाई हमने देखा था रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में, वही मॉडल जिसको आपने कक्षा 9वीं में देखा था। हमने बात की थी थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में, जिसे हमने कक्षा 9वीं में भी देखा था। पर आज हम क्या देखने वाले हैं? ध्यान से देखो, आज हम देखने वाले हैं बोर के परमाणु मॉडल के विकास की पृष्ठभूमि। मतलब ये कि किस प्रकार से बोर का परमाणु मॉडल बना, जिसका सीधे सीधे लेना देना है विद्युत चुंबकीय विकिरण के साथ में। तो आज की जो क्लास है इसमें हम बहुत सारी नई चीजों को पढ़ने वाले हैं। आप लोगों के बहुत सारे जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं वो आज कनेक्ट होंगे आपके दिमाग से, और बहुत सारे आपके जो डाउट्स होंगे, बहुत सारे, क्योंकि कक्षा 11वीं में आने के बाद आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ रहा है, वो सब कुछ हो जाएगा बढ़िया तरीके से क्लियर। तो देख लेते हैं कि भाई आज की जो क्लास है इस पे हम क्या क्या देखने वाले हैं। आपको कुछ रंग बिरंगे विज्ञान के बादल यहां पर दिख रहे होंगे। हम बात कर रहे हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण की, जिसका होता है डुअल नेचर, यानी कि द्वैत व्यवहार। अब सवाल पैदा होता है कि ये जो डुअल नेचर होता है ये क्या होता है? तो आप एक याद करो, पहले स्मार्टफोन कैसे आया करते थे? पहले जितने भी फोन आया करते थे सिंगल सिम वाले आया करते थे, पर आजकल अधिकतर जो फोन होते हैं वो कैसे आते हैं भाई? डुअल सिम आते हैं। डुअल का मतलब कितना होता है? तो दो। बात समझ में आ रही है? जिसमें आप दो कोई भी अलग अलग कंपनीज की क्या लगा सकते हो? तो भाई सिम लगा सकते हो। बात समझ में आ गई? तो डुअल व्यवहार क्या होगा, डुअल नेचर क्या होगा, द्वैत व्यवहार क्या होगा, इसको समझ लेते हैं। कुछ नहीं करना है, एक भयंकर बड़ा कंफ्यूजन है जिसने सारे वैज्ञानिकों को बड़ा परेशान करके रखा हुआ था, जिसको आप विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हो। अब कौन से विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं तो आप पहले से जानते हो। कौन से होते हैं भाई? एक्सरे होता है, सुना होगा आपने, हड्डियों के टूटते समय इसी से तो हम स्कैन करते हैं। कुछ ऐसी आपने सूक्ष्म तरंगे यानी कि माइक्रोवेव के बारे में बात की होगी, कुछ ऐसी दृश्य प्रकाश। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास जो है क्या होते हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं। और ये जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं इसका व्यवहार कैसा होता है? डुअल होता है, यानी कि द्वैत होता है। कैसा होता है? डुअल होता है, यानी कि द्वैत होता है। अब सवाल पैदा होता है कि कौन से दो तरीके हैं जिस प्रकार का व्यवहार आपका विद्युत चुंबकीय विकिरण दर्शाता है। यही बात है ना? तो भाई सिंपल सी कहानी है कि एक तो इसका कण व्यवहार होगा। कैसा व्यवहार होगा? कण व्यवहार होगा। और दूसरा इसका तरंग व्यवहार होगा। एक तो इसका कण व्यवहार होगा और दूसरा इसका क्या होगा? तरंग व्यवहार होगा। तो एक काम करते हैं, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले समझ लेते हैं किस चीज को, कि विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है ये बनता कैसे है, विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है ये बनता कैसे है, और इसके पीछे पीछे की कहानियां जो हैं वो क्या क्या होती हैं। बात समझ में आ रही है? अब एक काम करो, जल्दी से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। तो आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ना सिर्फ कक्षा 11वीं के लिए पर कक्षा 12वीं के लिए भी, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछली कक्षाओं में आप लोगों को बताया था कि यहां पर हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, राइट, वो कक्षा 12वीं में जब आप फिजिक्स में जाएंगे, फिजिक्स में आप बहुत सारे टॉपिक्स को रिपीट करके पढ़ने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से आज की क्लास सुनिएगा, बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्लास है। पहले इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। कर लिया? पक्का? कोई दिक्कत वाली बात? तो याद रखना है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होता है उसका तरंग व्यवहार भी होता है, और तरंग व्यवहार होगा तो उसी को आधार बनाकर हम पढ़ने वाले हैं बोर का परमाणु सिद्धांत। ठीक है, बढ़िया कहानी है। और क्या पढ़ेंगे भाई? तो हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में, यानी कि वर्णक्रम के बारे में। हाँ, वही स्पेक्ट्रम जो आपको प्रिज्म के बाहर दिखता है, जो प्रिज्म के कारण दिखता है, वही स्पेक्ट्रम जो आपको रेनबो यानी कि इंद्रधनुष में दिखता है। बात समझ में आ रही है? और हम किसकी बात करेंगे? तो भाई हम बात करेंगे थोड़ी सी विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणधर्म के बारे में। साथ में दूसरा जो व्यवहार है, पहला व्यवहार क्या है आपका? तरंग है। और मजे की बात क्या है, आज तक कोई भी वैज्ञानिक एग्जैक्टली ये नहीं बता पाया है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं या विकिरण होते हैं वो तरंग रूप में पाए जाते हैं या फिर कण रूप में पाए जाते हैं।
बात समझ में आ रही है? तो जब कण रूप में हम पढ़ेंगे तो हम वहां पर बात करेंगे किसकी? तो भैया हम बात करेंगे मिस्टर प्लैंक की। किसकी? तो प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, जिसके अंदर हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। बात समझ में आ गई? स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, यदि आपने ये नोट कर लिया हो तो। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी। तो बस ये याद रखिएगा कि आप यदि तरंग व्यवहार की बात करोगे तो एंट्री होगी किसकी? बोर के परमाणु मॉडल की, ठीक है। और यदि आप कण व्यवहार की बात करोगे तो एंट्री किसकी होगी? तो एंट्री होगी भैया प्रकाश विद्युत प्रभाव की। बात समझ में आ गई? अब समझ लेते हैं कि भैया जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है ये सब क्या है, राइट? तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग यहां चलते हैं। देखो, सबसे पहली बात ये कि विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होता है इसका व्यवहार कैसा होता है? द्वैत होता है, यानी कि डुअल होता है। मतलब ये तरंग और कण, मतलब ये आपका तरंग और कण, तरंग और कण, तरंग और कण दो प्रकार से पाया जा सकता है। अब ये क्या है दो प्रकार? आज की इस पूरी क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। और परमाणु स्पेक्ट्रम से संबंधित एक प्रायोगिक परिणाम है जिसके बारे में फिलहाल में हम बात करने वाले हैं ना, तो इसको आप नोट कर लो पहले, ऊपर वाले पॉइंट को भी, नीचे वाले को भी। और देखना यहां पर कुछ हो रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है। इन सारी चीजों को आज आज की जो क्लास होगी ना उसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। चलो कर लिया, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे कहानी में। और क्या ट्विस्ट है भाई? सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग जो रहेगी उसके बारे में, ठीक है। तो वापस से मैं यहां पर आऊंगा, पर उसके लिए मुझे पहले आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट बताना पड़ेगा। सुनो अब ध्यान से, कहानी क्या है सुनो ध्यान से। ये कहानी सुनना, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। तो कहानी क्या है भैया? एक काम करते हैं, दो प्लेट लेते हैं हम लोग। तो हमने ये यहां पर जो है एक प्लेट ले ली और एक प्लेट हमने यहां पर ले ली। अब आप बोलोगे सर प्लेट क्यों ली? रुको ना, बताते हैं। सारी कहानी जो है वो बड़ी ही सिंपल है, ठीक है। अभी हुआ क्या, हम लेते हैं दो प्लेट, ठीक है। एक प्लेट हमने ऊपर ले ली, एक प्लेट हमने नीचे ले ली, और हमने क्या किया? हमने यहां पर एक लगा लिया सोर्स ऑल्टरनेटिंग करंट का। अब ऑल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? तो हमारे घरों के अंदर जो भी दीवालों के अंदर धाराएं बह रही हैं, करंट बह रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा। मतलब वो जो आपका बोर्ड होता है ना, उसमें आप अपना प्लग लगाते हो, चार्जर का, कूलर का, पंखे का, टीवी का, फ्रिज का, तो वो जो उसके अंदर से धारा निकलती है उसी को हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, यानी कि एसी, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट। और इसको कैसे दर्शाते हैं भाई? तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से दर्शाते हैं। और क्यों दर्शाते हैं इसको कक्षा 12वीं में आप फिजिक्स में पढ़ोगे। तो अब जितनी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कक्षा 11वीं में तो पढ़नी है, पर कक्षा 12वीं में भी पढ़नी है, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा। इंटरेस्टिंग एक कहानी है, राइट। अब देखो, इस धारा के गुणधर्म क्या होते हैं तो उसको भी अपन समझ लेते हैं। इसके गुणधर्म क्या होते हैं उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो अपन ने इन दोनों को ऐसे प्लेट से लगा दिया, ठीक है। अरे यार मजा नहीं आया, रुको। इसको अपन ने ऐसे प्लेट से लगा दिया। तो एक काम करते हैं, इसको प्लेट से अपन लगा लेते हैं, ठीक है। देखो देखो, सिंपल सी ये कहानी है, बड़े ध्यान से इस कहानी को आप देखिएगा और सुनिएगा, राइट। तो ये इस तरीके से जो है मैंने ये यहां पर ऐसे लगा दिया। अब ये क्या होता है, इस पे दोनों डायरेक्शन में करंट जाते हैं। इसमें जो धारा होती है वो दोनों ही डायरेक्शन में फ्लो करती है। मतलब ये कि जब आपका करंट ऊपर की तरफ जाएगा, जब आपका करंट ऊपर की तरफ जाएगा तो जो ऊपर वाला भाग है, जो ऊपर वाला भाग है वो कैसा हो जाएगा भैया? तो वो हो जाएगा आपका कैसा? धनात्मक। और जब ऊपर वाला भाग धनात्मक हो जाएगा तो नीचे वाला जो भाग है वो कैसा हो जाएगा? तो वो आपका ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? जब करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, सिंपल सी कहानी है, राइट। जब करंट जो है वो आपका ऊपर की तरफ जाएगा, किस तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर वाला जो भाग है वो धनात्मक हो जाएगा, नीचे वाला कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इसके थोड़ी देर बाद जब करंट जो है किस तरफ जाएगा? जब करंट इस तरफ जाएगा, है ना, जब करंट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो जो ऊपर वाला भाग है अब वो कैसा हो जाएगा? तो वो ऋणात्मक हो जाएगा। और नीचे वाला जो भाग है, कुल मिलाकर उल्टी पुल्टी ये कहानी है जो मुझे आपको सुनानी है।
ध्यान से देखो, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, कक्षा 12वीं में अपन इसको बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। बस आप ये समझ लो कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वो 1 सेकेंड में 50 बार अपनी जो दिशा होती है वो बदलती है। मतलब जब ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव तो नीचे वाली प्लेट नेगेटिव, जब ऊपर वाली प्लेट नेगेटिव तो नीचे वाली जो प्लेट है वो है आपकी पॉजिटिव। अब ठीक है सर, यहां तक भी समझ में आ गया, कर लिया हमने मैनेज। अब ये क्या रखा है आपने, तो ये आपका एक सूक्ष्म आयनिक कण है। क्या है? एक सूक्ष्म आयनिक आवेशित कण है। ठीक है, तो इसको अपन ने कहा है एक आवेशित कण है। ध्यान से देखना, बड़ी ही सिंपल सी ये कहानी है, राइट। हम पूरा एक्सपेरिमेंट इधर ही करेंगे आज। तो ये आपका आवेशित कण है। चलो, अब 2 प्लेट ले ली, उसको अपन ने एसी से लगा दिया, एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट से लगा दिया। 2 प्लेट ले ली, एसी से लगा दिया, बीच में एक आवेशित कण रखा। अब जो हुआ वो सुनो, सिंपल सी ये कहानी है, बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। जब ये आवेशित कण, अभी बताओ, यदि ये आवेशित कण है तो या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये नेगेटिव होगा। मानकर चलते हैं कि ये पॉजिटिव है, मानकर चलते हैं कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, 1 मिनट के लिए इसको समझने की कोशिश करना। देखो, इसको भी मैंने ऐसे कर दिया है और इसको मैंने यहां पर अभी ऐसे कर दिया है। अब हुआ क्या, ध्यान से देखना। जब ऊपर वाली प्लेट कैसी थी, पॉजिटिव थी, मानकर चलते हैं कि जो हमारा आवेशित कण है वो कैसा है, पॉजिटिव है। बात समझ में आई? सिंपल सी ये कहानी है, सबको पहले से पता है ये कॉन्सेप्ट। सुनो अब, ठीक, मानकर चलते हैं कि जो कण है वो कैसा है, आपका पॉजिटिव है, धनात्मक है। अब क्या हुआ देखो, तो जब ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव थी तो नीचे वाली कैसी रही होगी भाई, नेगेटिव रही होगी। अब आप तो जानते हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हमेशा जो है आकर्षण होता है। तो क्या होगा, कण नीचे की तरफ आएगा। कण कैसा होगा, नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि ऊपर वाली प्लेट इसको धक्का देगी और नीचे वाली जो प्लेट है वो इसको कैसा कर लेगी भाई, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगी, तो कण नीचे की तरफ आएगा। अब जब कण नीचे की तरफ आया, जैसे कण पास में पहुंचने वाला था आपकी नेगेटिव प्लेट के, जैसे ही आपका जो कण है वो नेगेटिव प्लेट के पास में पहुंचने वाला था, वैसे क्या हुआ, समय बदल गया। मतलब ये कि अब ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। तो कुछ कण ऐसा आगे गया, देखा उसने कि भैया यहां तो पॉजिटिव हो गया, फिर रिटर्न हो गया। अब जैसे ये पॉजिटिव हुआ, अब कण फिर ऊपर गया, तो कण जो है वो ऊपर नीचे दोलन करता रहा। कण जो है वो दोनों प्लेट के बीच में, दोनों ही प्लेट्स के बीच में जो आपका आवेशित कण है वो क्या करता रहा, दोलन करता रहा। क्या करता रहा, दोलन करता रहा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि भैया ये जो है, रुको यहां नहीं बनाते, यहां पर बनाते हैं, यहां पर बना लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा दोलन करता हुआ कैसे हुआ, समझ में आया? नीचे आया, आपने क्या कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव बदलते रहे, पॉजिटिव नेगेटिव बदलते रहे, तो कण जो है वो क्या करता रहा, दोलन करता रहा। जब अपने आप किसी दोस्त को परेशान करते हो तो कैसे करते हो, याद करो, उसकी कोई चीज रख लेते हो ऐसे, ठीक है, और फिर उसको आप चिढ़ाते हो। कैसे चिढ़ाते हो, 2 उधर उधर खड़े हो जाते हो, फिर आप ऐसा फेंकते हो, फिर वो उधर जाता है, फिर वो इधर गया, इधर वाले ने सामान उधर फेंक दिया, फिर वो इधर गया, फिर वो इधर गया। तो जहां उसका सामान है वो उधर की तरफ जाता है, पर जब तक वो उसके पास पहुंचता है उसका सामान किसी और के पास चला जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से जैसे आपका दोस्त दोलन करता है, वैसे ही हमारा आज की क्लास का जो दोस्त है वो क्या है, वो है आपका दोलन करता हुआ आवेशित कण। और कैसे हुआ इसके बारे में बहुत डीप में नहीं जाएंगे, बात समझ में आ रही है? कक्षा 12वीं में तो आप ये पूरा पढ़ने ही वाले हो। अब आप बोलोगे सर ये कहानी तो चलो हमने मान लिया कि सर दोलन करता हुआ आवेशित कण तो हमने ले लिया, दोलन करता हुआ आवेशित कण तो हमने ले लिया, पर इससे हुआ क्या, देखते हैं ना क्या हुआ। ठीक है, तो ये कैसा था अपना, पॉजिटिव था। तो पॉजिटिव आपका जो धनावेशित कण था वो क्या कर रहा है भाई, दोलन कर रहा है। अब जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो क्या हुआ उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, इससे निकली तरंगे।
जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ तो इससे क्या निकली भैया, इससे निकली तरंगे। जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ मतलब एक कण जब क्या करता है, दोलन करता है। एक कण क्या करता है, जब एक कण आपका दोलन करता है, जब एक कण आपका दोलन करता है पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के बीच में, तो अब निकलती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो निकली यहां से कुछ ऐसी तरंगे जिनमें विद्युत क्षेत्र भी था और जिसमें चुंबकीय क्षेत्र भी था। तो जो तरंगे निकली वो कैसी दिखी, उसको हम लोग बना लेते हैं। बात समझ में आई? तो यहां से क्या निकली, निकली 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 यहां से निकली विद्युत चुंबकीय तरंगे। और कैसे निकली, तो सुनो भाई ध्यान से कहानी। तो यहां से जो तरंगे निकली वो आपकी निकली विद्युत चुंबकीय तरंगे। मतलब यदि ये हमारी विद्युत तरंग है, ये हमारी विद्युत तरंग है, राइट, तो दूसरी वाली जो है, मतलब ये वाली, ध्यान से देखना, ये क्या होगी, तो भैया ये होगी आपकी चुंबकीय तरंगे। तो इस तरीके से ये कहानी आगे चलती रही। तो सिंपल सी कहानी ये है, आपको सिर्फ क्या ध्यान में रखना है कि दोलन करता हुआ आवेशित कण जो होता है, दोलन करता हुआ आवेशित कण जो होता है वो पैदा करता है विद्युत चुंबकीय तरंगे। वो क्या पैदा करता है, तो भाई वो पैदा करता है आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे। और ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इसमें हम थोड़ा सा दिशा वाला खेल खेल लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो दिशा वाला खेल कैसे खेलेंगे, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। आपने, रुको एक मिनट, रुको रुको, बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है, बढ़िया चीज बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। कक्षा 11वीं में भी है, 12वीं में भी है और काम की भी है। बात समझ में आ गई? तो एक काम करते हैं, टाइम बहुत लग जाता है पर कोई बात नहीं। देखो दिख रहा है, लाल वाला एरो दिख रहा है, काला वाला दिख रहा है, और नीला वाला बना देते हैं अपन। अब तो नीला वाला भी बना देते हैं, ये लो। अब आप मुझे एक बात बताओ, अक्ष तो आप जानते ही हो, फिजिक्स में पढ़ा होगा, मैथ्स में पढ़ा होगा, आरेख के समय पर पढ़ा होगा। तो भैया ऐसा है, अपन ने बनाए 3 अक्ष। क्या बनाए, तो ये x बना दिया, ध्यान से देखिएगा, ये y बना दिया, और एक बढ़िया चीज बता रहा हूं आज धमाकेदार, ठीक है, और ये z बना दिया। बात समझ में आ गई? अब एक बात बताओ, क्या सभी एक दूसरे के साथ, या कहें कि एक तीसरे के साथ कैसे हैं, लंबवत हैं? मतलब देखो, ध्यान से देखो, ये जो चीज यहां पर बनी है, ये है आपकी, हालांकि ये पहले से ही बनी हुई है, यहीं से निकल रही है वो, ठीक है, ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम ई से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे? ई से दर्शाएंगे। दूसरी वाली जो है, ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। कैसी है? तो इसको हम बी से दर्शाएंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों की ही दोनों आपकी वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, यानी कि सदिश होती है, क्योंकि इनका होता है डायरेक्शन। बात समझ में? अब सुनो ये कहानी बड़े गौर से। तो ये अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही निकली है, और भी हैं, पर सारी अपने को बनाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई? तो हुआ क्या, बड़े ध्यान से देखिएगा, हुआ क्या, दोलन करता हुआ आवेशित कण ने पैदा किया आपके विद्युत चुंबकीय तरंगे। दोलन करते हुए आवेशित कण ने पैदा किया आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे, मतलब एक ऐसी तरंग जिसमें विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है, और ये विकिरण की दिशा है। ये क्या है, तो भैया ये विकिरण की क्या है, तो ये दिशा है। तो अपने पास बना भी होगा, देखो बना हुआ है, देखो इधर विद्युत चुंबकीय तरंगे जा रही हैं, देखो ये डायरेक्शन है विद्युत चुंबकीय तरंगों के जाने का। और आप यदि ध्यान से देखोगे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसी हैं, तो एक दूसरे के साथ में लंबवत हैं, यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रही हैं। बात समझ में आ गई? अपने वाले डायग्राम पर अपन आते हैं, ध्यान से देखो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से शुरू हुई, यहां पर खत्म हुई, फिर यहां से शुरू हुई, फिर यहां पर खत्म हुई, ऐसा ये चलता रहेगा। कब तक? जब तक आपका आवेशित कण क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है। बात समझ में आई? तो कंफ्यूज नहीं होना। आवेशित कण क्या करेगा, ऊपर नीचे दोलन करेगा,
तो ये यहां से ऐसी तरंगे निकलेगी निकलेगी निकलेगी, पर इस तरंग में दोनों चीजें होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, मैग्नेटिक फील्ड बना दी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और विकिरण की दिशा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और विकिरण की जो दिशा है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन है, वो कैसा रहेगा, आपस में 90 डिग्री बनाएगा। मतलब ये कौन सी है, तो भाई ये है आपकी विद्युत क्षेत्र। तो ये क्या है आपका, तो ये विद्युत क्षेत्र है, राइट। और ये कैसा है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र है। लिख लेना, बहुत सारा पढ़ेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है स्टूडेंट्स, पूरा एक दिन हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, पर क्योंकि अपने पास समय लिमिटेड है, उस टॉपिक को एक गिवन टाइम में ही अपने को खत्म करना है, इसलिए पूरा नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये कक्षा 9वीं या 10वीं नहीं कि थोड़ा सा पढ़ लिया, कक्षा 11वीं और 12वीं में जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो आपका कंटेंट है, उसका जो लिमिटेशन है वो बेसिकली कुछ है ही नहीं, बहुत सारा पढ़ना पड़ रहा है अपने को। ठीक है, चलो। तो विद्युत क्षेत्र बना लिया, चुंबकीय क्षेत्र बना लिया, और विकिरण की जो दिशा है अपन ने वो भी देख ली, यहां तक की भी कहानी क्लियर है। तो अब हुआ क्या यार, ऐसा करेंगे तो वो तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिखेगा, कॉम्प्लेक्स दिखेगा। तो इसको समझने के लिए हमने क्या किया, हमने कुछ ऐसा किया, हमने कहा भैया ऐसे नहीं, छोटे छोटे बनाते हैं, रुको। इसको समझने के लिए हमने दूर से देखा तो हमें कैसा दिखेगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो इसको समझने के लिए हमने दूर से देखा तो हमने कहा कि भैया ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अब बना देते हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड, और ये बन गई अपनी मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से समझ में आ रहा है, पक्का पक्का। तो ये कहानी अपनी चलती रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसमें बनती रहेगी और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी इसमें बनती रहेगी। दोनों ही फील्ड एक साथ रहेंगे, आप अलग अलग नहीं कर सकते दोनों को। इलेक्ट्रिक फील्ड को E से दर्शाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको हम लोग B से दर्शाते हैं। यहां तक की कहानी क्लियर है, नोट करो, पक्का। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब आप एक बात बताओ मुझे, ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ भैया, एक तरंग यहां से शुरू हो रही है, एक तरंग यहां से शुरू हो रही है, फिर यहां पर खत्म हो रही है, फिर यहां से शुरू हो रही है, फिर खत्म हो रही है। तो इस तरीके से जो है आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग होगी, इस तरीके से आपकी जो विद्युत चुंबकीय तरंग होगी वो सतत आगे बढ़ती रहेगी, मतलब ऐसे ऐसे इस तरीके से आगे बढ़ेगी, जैसे पानी की तरंग बढ़ती है ना, ऐसे। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ में ही रहेंगी, इसीलिए इनको हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ गई, सिंपल सी ये कहानी है। तो अब ध्यान से देखो, अब हुआ क्या, क्या यहां से आपकी तरंग निकली, यहां पर आपकी तरंग खत्म हुई, फिर आपकी तरंग निकली, फिर यहां पर आपकी तरंग खत्म हुई, तो ये एक तरंग की क्या हुई, लंबाई हुई, ये एक तरंग की क्या हुई, लंबाई हुई। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे तरंग लंबाई। ये जो इतना भाग अपने को दिख रहा है ये क्या है, ये तरंग लंबाई है। पर क्योंकि अब हम वैज्ञानिक तरीके से हर चीज को पढ़ रहे हैं तो हम तरंग लंबाई नहीं कहेंगे, हम इसके लिए एक नया नाम बनाएंगे, और वो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, वो नाम होगा तरंग दैर्घ्य। बात समझ में आ गई। और वो नाम क्या होगा, तरंग दैर्घ्य, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वेवलेंथ। क्या कहते हैं, तो स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं बेटा वेवलेंथ, यानी कि तरंग दैर्घ्य, यानी कि तरंग की लंबाई। तो इस तरीके से जो है इसको आप यदि दूर से देखोगे, थोड़ा सा सूक्ष्म करके देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा, और सूक्ष्म करके देखोगे, क्या किया था इसको अपन ने सूक्ष्म करके देखा था, तो इसको आप सूक्ष्म करके देखोगे तो वह ऐसी दिखेगी, और सूक्ष्म करके देखोगे तो कैसी दिखेगी। तो फिर दोनों बनाने की जरूरत नहीं बनती है, फिर दोनों जो है वो बनाने की जरूरत नहीं बनती है। हम इसको सीधे सीधे जो है कुछ इस तरीके से दर्शाते हैं, मतलब अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। तो हम कहते हैं भैया ये निकल रही है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या निकल रही है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो क्या निकल रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या निकल रही है? विद्युत। क्या निकल रही है? विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या निकल रही है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग। बात समझ में आ गई? सिंपल सी कहानी है, निकल रही है विद्युत चुंबकीय तरंग। खत्म किया। ठीक, तो ये हो गई आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग। तो यदि वैसा कहीं पर अब आप बना हुआ देखें तो आप मानकर चले, मानकर नहीं चले, ऐसा आपको ध्यान में रखना है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग आप ऐसी देख रहे हो, राइट, वो बेसिकली ये है। और डीप में यदि हम जाएं तो वो बेसिकली ये है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट करो, कोई डाउट हो पूछ लो। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा लेंदी है, पर अपन ने इसको निपटा दिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी जो है उसको हम लोग एकत्रित करते हैं। ठीक है, नोट कर लो। कर लिया? पक्का जी, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणधर्म को। ठीक है, अब इसको मैं सिंप्लीफाइड तरीके से बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा कैसे। अब आपके पास में एक आवेशित कण है, सुनना ध्यान से ना, आवेशित कण है आपके पास में। अब यह आवेशित कण कैसा हो रहा है भैया? ये ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है। अब आवेशित कण ऊपर नीचे कैसे जा रहा है वो अपन देख चुके हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, यह आवेशित कण ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो आवेशित कण यदि इस तरीके से आपका क्या करेगा, ऊपर नीचे यदि जाएगा तो निर्माण होगा किसका? विद्युत चुंबकीय तरंगों का। अब थोड़ी सी कॉमन सेंस वाली बात कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। अब ये आवेशित कण यदि बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है, आवेशित कण यदि बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है, तो निकलने वाली जो तरंगे हैं, निकलने वाली जो तरंगे हैं वो कैसी होंगी भैया? वो जल्दी जल्दी निकलेंगी। पर यदि आपका आवेशित कण, पर यदि आपका आवेशित कण जो है, पर यदि आपका आवेशित कण एकदम धीरे धीरे ऊपर गया, फिर धीरे धीरे नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये कैसा हो रहा था? ये फास्ट हो रहा था। ये कैसा हो रहा है? तो भैया ये स्लो हो रहा है। तो अब जो तरंगे निकलेंगी वो निकलेंगी तो, पर कैसे निकलेंगी? आराम आराम से निकलेंगी। कछु समझ में आया? मतलब ये जो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, इनकी जो लंबाई है, इनकी जो वेवलेंथ है, इनकी जो तरंग दैर्घ्य है, उसमें भी क्या आता है स्टूडेंट्स? परिवर्तन आता है। जब आवेशित कण बहुत फास्ट ऑसिलेट कर रहा है, बहुत ही ज्यादा स्पीड से दोलन कर रहा है, तो जब फास्ट दोलन होगा, जब ये दोलन कैसा होगा? फास्ट होगा, तो जल्दी जल्दी तरंगे निकलेंगी। जब दोलन कैसा होगा? स्लो होगा, तो आराम से तरंगे निकलेंगी। बात समझ में आई? जब दोलन फास्ट होगा तो तरंगे जल्दी जल्दी निकलेंगी। जब दोलन जो है आपका कैसा होगा? स्लो होगा, तो तरंगे कैसी निकलेंगी? आसानी, आराम से निकलेंगी। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक बढ़िया चीज बताते हैं। अब यहां से लेकर और यहां से लेकर, इसी को अब हम एक कंप्लीट मानेंगे ना। ठीक है, अब बताओ ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ ये जो दूरी आपको दिख रही है, ठीक है, अब इसमें तरंग लंबाई कैसी है आपकी? ऊपर की तरफ जो तरंग लंबाई आपको दिख रही है वो कैसी है? तो भैया वो बहुत कम है। नीचे की तरफ जो तरंग की लंबाई है, देखो यहां से निकली, फिर यहां पर खत्म हुई, तो हम कोई भी एक ले सकते हैं भाई, हम यहां से यहां तक भी ले सकते थे, हमने कोई भी एक ले लिया। अब ऊपर की जो तरंग लंबाई है वो कैसी है? कम है। नीचे की तरफ जो तरंग लंबाई है वो कैसी है? ज्यादा है। तो ये जो तरंग लंबाई होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो भैया इसको हम लोग बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसी को हम बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तरंग दैर्घ्य इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम दर्शाते हैं लैम्डा से। किससे दर्शाते हैं? तो भाई लैम्डा से दर्शाते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का ग्रीक चिन्ह है। इसको हम दर्शाते हैं किससे? तो तरंग लंबाई। आज से ध्यान से देखना, तरंग लंबाई। देखो आज के बाद सभी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो तरंग लंबाई जो है, तरंग लंबाई यानी कि, और क्या कह सकते हो? तो इसको आप कह सकते हो तरंग
ध्यान से देखना, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, इसको हम कैसे दर्शाते हैं? तो इसको हम दर्शाते हैं आपके लैम्डा से। किससे दर्शाते हैं? तो भैया इसको हम दर्शाते हैं लैम्डा से। बात समझ में आ गई? सिंपल सी ये कहानी थी। तो इसको हम दर्शाते हैं किससे? लैम्डा से। लैम्डा कैसे दर्शाएंगे? एक प्रकार का ग्रीक चिन्ह है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे? लैम्डा से। बात समझ में आ गई? सिंपल सी ये कहानी थी, ध्यान से देखिए। तो अब किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये होती है आपकी तरंग दैर्घ्य, जिसको हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ, और दर्शाते किससे हैं? लैम्डा से। तो जब दोलन ज्यादा होगा, स्पीडली होगा, फास्ट होगा, जल्दी जल्दी तरंगे निकलेंगी, 1 सेकंड में निकलेंगी ज्यादा तरंगे। बात समझ में आई? जब दोलन कैसा होगा आपका? धीरे धीरे होगा, तरंगे भी धीरे धीरे निकलेंगी। तो इसमें क्या होगा? 1 सेकंड में आपकी कम तरंगे निकलेंगी। तो यहां पर जो है हमने 2-3 चीजें जो हैं वो बनाई। क्या बनाई? अब उसको समझ लेते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट करो। कर लिया? पक्का? अब एक डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से देखना। इसको यहां से हम मिटाते हैं। और अब जो है, क्योंकि हम विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात कर रहे हैं, इसीलिए ये जो दूरी अपनी है इसको हम लोग किससे दर्शा रहे हैं भैया? लैम्डा से। किससे दर्शा रहे हैं? लैम्डा से। अब एंट्री होती है आवृत्ति की। किसकी? तो आवृत्ति की। तो 1 सेकंड में, ध्यान से देखिएगा, आवृत्ति की हम बात करेंगे। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी होता है, और ये क्या होता है? 1 सेकंड में, 1 सेकंड में निकलने वाली, 1 सेकंड में निकलने वाली तरंगों की संख्या। एक सेकंड में निकलने वाली तरंगों की संख्या। 1 सेकंड में निकलने वाली तरंगों की संख्या। और इसको हम कैसे दर्शाएंगे? तो भाई आवृत्ति को हम लोग कैसे दर्शाएंगे? तो बड़े ध्यान से देखिएगा, आवृत्ति को हम लोग कैसे दर्शाएंगे? तो न्यू से दर्शाएंगे। 1 सेकंड में निकलने वाली तरंगों की जो संख्या होगी वो कैसी होगी? आपकी आवृत्ति कहलाएगी। और उसको हम कैसे दर्शाएंगे? न्यू से। तो जैसे लैम्डा था, ऐसा ही क्या है? ध्यान से देखिएगा, जैसे लैम्डा था, है ना बच्चों? थोड़ा सा ज्यादा तो है, नो डाउट, पढ़ना पड़ेगा अपने को, पर इसको अपन कहते हैं न्यू। ये भी एक प्रकार का क्या है? आपका ग्रीक चिन्ह है, ग्रीक सिंबल है, राइट? तो इसको हम लोग कहते हैं न्यू। और न्यू से क्या दर्शाएंगे हम लोग? तो हम लोग दर्शाएंगे आपकी आवृत्ति। बात समझ में आ गई? चलो नोट कर लो। तो आवृत्ति क्या है? 1 सेकंड में जितनी भी तरंगे निकलेगी उसको अपन क्या बोलेंगे भाई? आवृत्ति बोलेंगे। अब यदि दोलन आवेशित कण का ज्यादा होगा, आवेशित कण का यदि दोलन कैसा होगा? ज्यादा होगा, तो तरंगे भी ज्यादा निकलेंगी। दोलन ज्यादा होगा, तरंगे ज्यादा निकलेंगी, तो तरंग दैर्घ्य कम हो जाएगी। सिंपल सी कहानी है, ध्यान से देखो। 1 सेकंड में, है ना, 1 सेकंड में यदि दोलन ज्यादा होगा, आवृत्ति ज्यादा होगी, तो तरंग दैर्घ्य कैसी होगी? कम होगी। तो इसको समझने के लिए हमने बनाया एक सूत्र। इसको समझने के लिए हमने क्या किया? तो भाई हमने एक सूत्र बनाया। और वो सूत्र क्या है? ध्यान से देखिएगा। तो वो सूत्र जो है वो अब आपको ध्यान से देखना है और अपने दिमाग में फिट करना है। देखिए सूत्र क्या है? कोई भी आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, यानी कि कोई भी आपके पास में विद्युत चुंबकीय तरंग यदि है, ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा इसके लिए विद्युत और चुंबकीय तरंग की क्या करने वाले हैं हम लोग? विद्युत चुंबकीय तरंग की हम लोग लिखने वाले हैं स्पीड, यानी कि चाल। ठीक है, तो ये क्या होगा? तो ये सीधे सीधे उसकी आवृत्ति होगी गुणा उसकी क्या होगी? तरंग दैर्घ्य होगी। तो क्या होगी? तरंग दैर्घ्य होगी। बात समझ में आ गई? अब विद्युत चुंबकीय चाल जो होगी इसको हम कैसे दर्शाएंगे? तो सिंपल सी कहानी है, आप इसको कैपिटल सी से दर्शाइए। सॉरी, छोटू वाले सी से, कैपिटल सी से नहीं, गलती होगी,
छोटे वाले आप सी से दर्शाइए किसको, तो आपकी जो तरंग है उसकी जो चाल है उसको आप कैसे दर्शाइए, छोटे वाले सी से बराबर। आवृत्ति को कैसे दर्शा रहे हो, न्यू से। और तरंग दैर्घ्य को कैसे दर्शा रहे हो भैया, लैम्डा से। तो सिंपल सी ये कहानी है, ध्यान से देख लो। तो कैसे दर्शा रहे हो, तो लैम्डा से। ये लो, तो क्या बन गया, तो ये आपके सामने एक सूत्र मिल गया। किसी भी, ध्यान से देखिएगा, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंग की यदि आप चाल निकालना चाहते हो तो इसके लिए आपको आवृत्ति यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। लिख देते हैं अपन उसको भी, एकदम सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो उसकी क्या पता होना चाहिए अपने को, तो हमें पता होनी चाहिए भैया फ्रीक्वेंसी। क्या पता होनी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। तो इसकी आप फ्रीक्वेंसी पर पता कर लें, जो कि आपकी आवृत्ति है जिसको अपन न्यू से दर्शाते हैं, और तरंग दैर्घ्य जो कि अपनी वेवलेंथ है जिसको अपन लैम्डा से दर्शाते हैं। तो आज हम एक नई चीज सीखे सॉरी, सी बराबर क्या सीखा हम लोगों ने, सी बराबर हमने सीखा लैम्डा गुणा न्यू। क्या सीखा, न्यू गुणा लैम्डा या लैम्डा गुणा न्यू, एक ही बात है। बात समझ में आ गई, पहले इतना नोट करो। चलिए भाई, तो ये सारी चीजें जो हैं आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा। हमने ये जाना कि किस प्रकार से आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, वो बनती हैं। फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति क्या होती है, आपकी जो तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ है वो क्या होती है, और कैसे विद्युत चुंबकीय तरंग की जो चाल होती है वो आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के साथ में कनेक्टेड होती है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या एक ही प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है या इसके और भी प्रकार होते हैं। तो बिल्कुल इस बात को हम देखने वाले हैं, आपने इसे नोट कर लिया है। अब हम ये जान लेते हैं कि कितने प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं वो हमारे आसपास पाई जाती हैं। बात समझ में आ रही है। तो भाई ये कुछ नया नहीं है। देखो, विद्युत चुंबकीय तरंग के अंदर की जो बात थी ना वो अपन पहली बार पढ़ रहे हैं, ये नई बात है। पुरानी बात क्या है, ध्यान से सुनो। इन सारी विद्युत चुंबकीय तरंगों को आप पहले से जानते हो। और ये कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो ध्यान से देखो, यहां पर लिखी हुई हैं। आप अपनी कॉपी में इसको नोट करो, फिर बढ़ रहे हैं हम लोग आगे, ठीक है। नोट कर लो। चलिए, तो ये सारी चीजें आपने अपनी कॉपी में बढ़िया तरीके से नोट कर ली होगी। और इसमें कौन सी तरंगे हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम पहले से इन तरंगों को जानते हैं। तो देखो, गामा रेडिएशन है हमारे सामने, गामा किरणें हैं। और क्या है भैया, तो एक्सरे है जिसको हम लोग कहां पर उपयोग करते हैं, हड्डी वगैरह टूटती है उसके डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। और क्या है, पराबैंगनी किरणें हैं जो कि सूरज से भी हमारे पास आती हैं, जिससे कैंसर हो सकता है। अल्ट्रावायलेट का मतलब क्या होगा, आपकी पराबैंगनी किरणें होंगी। और सबसे महत्वपूर्ण आपकी जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो कौन सी, आपकी दृश्य प्रकाश है। तो कौन सी है, तो ये है आपकी दृश्य प्रकाश। और दृश्य प्रकाश क्या है, तो भैया ये वही तरंगे हैं जिनको हम देख सकते हैं। बात समझ में आ रही है। और कौन सी, तो बढ़िया से इस पे नॉलेज थोड़ा सा बढ़ाते हैं, एक एक चीज पढ़ते हैं। और क्या है, तो इंफ्रारेड है। और क्या है, आपकी रडार वाली है, रडार आपने सुना होगा, ठीक है। और क्या है, वे तरंगे हैं जो एफएम चलाती हैं, टीवी चलाती हैं और आपकी रेडियो को चलाती हैं। तो ये सारी जो तरंगे होती हैं इनको हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ध्यान से सुनो, कौन सी, गामा किरणें हैं, एक्सरे हो गई। और क्या देखा हमने भैया, हमने देखा आपका अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणें। साथ में हमने जाना दृश्य प्रकाश के बारे में। प्रकार लिखा हुआ है, रुको जरा, इसको हम दृश्य और प्रकाश, दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट, मतलब वो विद्युत चुंबकीय तरंगे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसको हम लोग देख सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं आपका दृश्य प्रकाश। बात समझ में आ गई। और उसमें भी कितने रूप होते हैं, तो भाई उसमें कितने रूप होते हैं आपके, तो उसमें भी आपके 7 रूप होते हैं। कहां से लेकर, तो आपका जो वॉयलेट यानी कि बैगनी है वहां से आपका जो रेड यानी कि लाल है वहां तक। बात समझ में आई। और क्या है, तो इंफ्रारेड है। अब देखो, ये इंफ्रारेड पता है कहां पर उपयोग होती है, इनको हम लोग ना ऊष्मीय तरंगे भी कहते हैं। और ये हमारे टीवी के रिमोट में उपयोग होती है। पर टीवी के रिमोट से निकलने वाली जो तरंगे हैं वो अपने को दिखती नहीं है। बात समझ में आई। तो जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनमें से हमें सिर्फ कौन सी दिखती है, तो भैया हमें दिखती है दृश्य प्रकाश।
और ये जो दृश्य प्रकाश है आपका, ये भी 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बना हुआ है, जो कि शुरू कहां से होता है आपका वॉयलेट से और खत्म कहां पर होता है आपका रेड पर। तो इसको अपन लोग बना लेते हैं। सिंपल सी कहानी है, ध्यान से देखो दृश्य। तो इस पूरे को अपन लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। ये जो पूरा का पूरा आपके अलग अलग तरंगों का, विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो पूरा एक स्केल है, ये जो पूरी बनावट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये पूरा ये जो आवृत्ति का परास है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, यानी कि वर्णक्रम बोलते हैं। बात समझ में आ गई? सिंपल सी ये कहानी है। चलो कुछ चीजें और देख लेते हैं। तो देखो यहां से ये जो आपको क्या दिख रहा है अभी, ये जो रडार दिख रहा है, इसमें आपकी सूक्ष्म तरंगे हैं। तो कौन सी 7 तरंगे हैं उसको भी अपन बना ही लेते हैं, है ना। देखो जरा कौन सी 7 तरंगे हैं उसको अपन बना लेते हैं। इसको यहां से हटाते हैं। सिंपल सी ये कहानी है, ध्यान से देखना। यहां बनाए या पड़ोस में बनाए, यही बन जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और मेरे स्टूडेंट्स वैसे ही नहीं घबराते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, थोड़ा इसको अपन शिफ्ट करते हैं। ध्यान से देखना, 7 प्रकार की हमारे पास जो है किरणें होती हैं, और कौन सी होती हैं वो हम देख लेते हैं। तो भैया सबसे ज्यादा जिसकी आवृत्ति होगी, सबसे ज्यादा जिसकी आवृत्ति होगी, मतलब ये कि 1 सेकंड में जिसमें तरंगों की संख्या ज्यादा होगी, जिसमें सबसे ज्यादा आवृत्ति होगी, वो कौन सी होगी, हमारी गामा किरणें। कौन सी होगी, तो भैया वो होगी हमारी गामा किरणें। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्या कहेंगे हम इसको, गामा। अच्छा, दर्शाते कैसे हैं वो लिख देता हूं मैं, गामा रे। कैसे दर्शाएंगे, गामा किरणों से। गामा किरणों से कम आवृत्ति किसकी होगी, तो ये एक्सरे की होगी। किसकी होगी, तो एक्सरे की होगी। एक्सरे से किसकी कम होगी, तो भैया अल्ट्रा वायलेट की, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, हम पराबैंगनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं पराबैंगनी। बात समझ में आ गई। और इसके बाद क्या होगा आपका दृश्य प्रकाश, जिसको हम देख सकते हैं, दृश्य प्रकाश जिसको हम देख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, उससे कम आवृत्ति किसकी होगी, तो ये होगी आपकी अवरक्त किरणें, जिसको आप लोग क्या कहते हो, इंफ्रारेड कहते हो। तो अब कक्षा 11वीं में आप हो, अब आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए और हिंदी में भी पता होना चाहिए। तो कोई डायग्राम यदि इंग्लिश या हिंदी में दिया है तो अब वो उतनी परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि हम उसके दोनों भाग हिंदी और इंग्लिश को लेकर साथ में चलेंगे। चलो, और ये कैसी है आपकी अवरक्त किरणें, ठीक है। हम सिर्फ किसे देख सकते हैं, दृश्य प्रकाश को। इसके बाद आती है आपकी सूक्ष्म तरंगे, जिसको हम लोग और क्या कहते हैं, रडार में उपयोग करते हैं। कहां पर उपयोग करते हैं, तो भाई रडार में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सूक्ष्म तरंगे। और लास्ट में हम देखते हैं रेडियो वेव्स के बारे में, यानी कि रेडियो तरंगों के बारे में, ठीक है। अब सुन लो, सबके उपयोग देख लेते हैं हम लोग, आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। तो भैया सबसे ऊपर तो गामा रेडिएशन है, उसके नीचे एक्सरे आप जानते हो, उसके बाद है पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरणें जो कि सूरज से आती हैं, जो कि हानिकारक होती हैं। फिर है दृश्य प्रकाश, जिसे हम देख सकते हैं। हम देख सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, तो हम देख सकते हैं किसे, दृश्य प्रकाश यानी कि आपका विजिबल लाइट को। अवरक्त किरणें कहां पर उपयोग होती हैं, तो आपने देखा होगा रात के समय पर जब आपको किसी चीज को देख, किसी जीवित चीज को यदि देखना होता है, आपने देखा होगा कि इंफ्रारेड कैमरा आते हैं। नेशनल ज्योग्राफी पे, डिस्कवरी पर आपने अलग अलग जगह पर देखा होगा कि अवरक्त किरणें वाले कैमरा होते हैं, जो कि रात के समय पर भी वन्य प्राणियों को देख सकते हैं। बात समझ में, तो उनको हम इंफ्रारेड कहते हैं। और कहां यूज होता है, तो हमारा जो टीवी का रिमोट है वहां पर हम उपयोग करते हैं किसको, अवरक्त किरणें यानी कि इंफ्रारेड वेव्स को। साथ में हम बात करते हैं सूक्ष्म तरंगों की, यानी कि माइक्रोवेव्स की। तो इनकी जो वेवलेंथ होती है वो किस में होती है भैया, वो माइक्रोमीटर में होती है। और माइक्रोमीटर क्या होता है, तो पहला अध्याय याद करो, अपन ने माइक्रो, पीको, गामा वामा सब पढ़ा था वहां पे, है ना, पीको, फेम्टो सब पढ़ा था वहां पर, है ना। चलो, तो सूक्ष्म तरंगे होंगे आपकी माइक्रोवेव्स। और किसकी, और ये माइक्रोवेव सोचो, माइक्रोवेव ओवन होता है जिसमें आप पिज्जा वगैरह गरम करते हो, वहां पर भी यूज होता है। और फिर इसके बाद आते हैं हम लोग रेडियो तरंगों पे। किस पर, रेडियो तरंगों पे, जिस पर एफएम काम करता है, टीवी काम करता है, मतलब हर वो चीज जिसमें आपका एंटीना है, हर वो चीज जिसमें आपका सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वहां पर हम रेडियो तरंगों को उपयोग करते हैं।
तो सबसे ज्यादा आवृत्ति किस तरफ होगी? तो सबसे ज्यादा जो आवृत्ति है वो ऊपर की तरफ होगी। आप ध्यान से देखोगे तो देखो ऊपर तो हालांकि यहां पर एनर्जी लिखी हुई है, पर सबसे ज्यादा जो आवृत्ति है वो किसकी होगी भैया? गामा की। सबसे ज्यादा किसकी होगी? गामा की। और सबसे कम किसकी होगी? तो रेडियो तरंगों की आवृत्ति जो है सबसे कम होगी। अब वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य इसकी ऑपोजिट होती है, तो गामा किरणों की जो आपकी वेवलेंथ होगी, तरंग दैर्घ्य होगी, वो सबसे कम होगी, और रेडियो तरंगों की कैसी होगी? बहुत ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई? पर एक चीज आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, सभी तरंगों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है, पर सभी का जो आपकी चाल होती है, स्पीड होती है, वो एक समान होती है। और वो कितनी होती है? तो उसको अपन c से दर्शाते हैं, और वो होती है लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आज के बाद अपनी जानकारी में एक अपडेट आप कर लीजिए, ये सिर्फ प्रकाश की चाल नहीं है, ये सिर्फ प्रकाश की चाल नहीं है, ये किसकी चाल है? आपके विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल है। और प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। बात समझ में आ गई? और प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यदि इसको हम सिंप्लीफाइड तरीके से समझें तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जो है वो किसकी आपकी चाल है? ये आपके प्रकाश की चाल है। बात समझ में आ गई? तो ये प्रकाश की भी चाल है, और जितनी भी आपके सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जितनी भी आपके पास में विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, राइट, सभी की जो चाल है वो एक समान होगी। तो भैया 1 2 3 4 5 6 7, तो प्रकाश जो है वो भी एक प्रकार की क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। बात समझ में आ गई? सबकी जो चाल है वो यही होगी, मतलब एक्सरे की जो वेलोसिटी है, चाल है, स्पीड है, वो यही होगी। अवरक्त यानी इंफ्रारेड की भी यही होगी। सूक्ष्म तरंगे जिनको हम रडार में यूज करते हैं उनकी भी यही होगी। रेडियो तरंगों की भी यही होगी। बात समझ में आ गई? तो आज के बाद यदि आपसे कोई पूछे कि भैया सी क्या है, तो आप ये नहीं बताएंगे प्रकाश की चाल है, आप ये बताएंगे विद्युत चुंबकीय तरंग की जो चाल है वो कितनी है आपकी? सी। और वो कितनी होती है? ये होगी आपकी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आपकी जो है ये क्या होगी? प्रकाश की चाल होगी। बात समझ में आ गई? नोट करो, मस्त चीज बता रहे कर लिया? ठीक, तो इनमें से कोई भी हो, याद रहे, इनमें से कोई भी हो, सबकी आपकी आवृत्ति अलग है, सबकी आपकी वेवलेंथ अलग है, पर सबकी जो चाल है, स्पीड है, वेलोसिटी है, वो एक समान है। और वो कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कोई भी हो, ना सिर्फ प्रकाश, क्योंकि आपका जो दृश्य प्रकाश था, राइट, वो भी एक प्रकार का क्या है? तो भैया दृश्य प्रकाश भी तो एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग ही है। क्लियर हो गई कहानी? सिंपल है कहानी, राइट। अब एक सवाल करते हैं, चलो सुनो, अब एक सवाल करते हैं। फॉर्मूले अपन ने देख लिए हैं, हम उसको वहां पर लिख देते हैं। ध्यान से देखिएगा कौन से फॉर्मूले हैं। बेसिकली 3-4 चीजें हम यहां पर देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 फॉर्मूले हैं जिस पर अपने को ध्यान देने की जरूरत है। 2 फॉर्मूले यहां पर हैं जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। और कौन से 2 फॉर्मूले हैं? तो भैया एक तो C बराबर लैम्डा न्यू है, या न्यू लैम्डा ले लो। लैम्डा आपकी क्या है? तो तरंग दैर्घ्य है, जिसकी मीटर SI यूनिट है, और ये इसकी हर्ट्ज होती है, फ्रीक्वेंसी की आपकी हर्ट्ज होती है। और एक है वेव नंबर जो कि 1/λ है। अब ये नया आ गया। अब देखो कंफ्यूजन की ना कभी कभी क्या होती है, पराकाष्ठा हो जाती है कि भैया आपने न्यू बनाया, तो जो आपकी तरंग संख्या है उसके लिए कोई दूसरा चिन्ह बना देना चाहिए था, पर ऐसा नहीं किया गया और एक कंफ्यूजिंग चिन्ह बना दिया गया जो ऐसा ही दिखता है। तो इन चारों को मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो। अपने पास है C, ठीक है। अब ये C क्या है? तो देखिएगा, ये है आपकी विद्युत चुंबकीय
तरंग की निर्वात में, किसमें? निर्वात। निर्वात क्या होता है? तो भाई वैक्यूम होता है जहां पर कुछ नहीं होता है, निर्वात में चाल। और ये कितना है? तो ये दिया है आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलो अब है न्यू। इसके बाद क्या है आपका? न्यू। इस न्यू को अपन कहते हैं आवृत्ति। क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आवृत्ति। और इसका मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इस न्यू का मतलब होता है 1 सेकेंड में निकलने वाली, 1 सेकेंड में निकलने वाली तरंगों की संख्या। तरंगों की संख्या, बात समझ में आई? और ये क्या है आपका? तो भैया ये आपका न्यू है। चलो आवृत्ति है। अब इसकी इकाई क्या होती है? तो ये आपकी हर्ट्ज होती है। क्या होती है? तो ये हर्ट्ज होती है। ठीक है। अब इसके बाद है लैम्डा, और इसको आप क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, जो कि सभी की अलग अलग होती है, जो कि आपकी जितनी तरंगे होती हैं सबकी अलग अलग होती है। इसको हम तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। ठीक है, मतलब तरंग की एक भाग, तरंग के एक भाग की लंबाई, और इसको हम क्या बोलते हैं? तो भाई इसको हम बोलते हैं आपके तरंग दैर्घ्य। इसको समझने के लिए हम एक काम करते हैं, बढ़िया सा डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं कि उस दिशा में अपनी जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो गमन कर रही है, तो ये जो होगा आपका लैम्डा होगा। एक इकाई जो होगी स्टूडेंट्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तरंग के एक इकाई की या एक भाग की, तो भाग की जगह यदि हम इकाई लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, कि लंबाई जो होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तरंग दैर्घ्य। और इसके बाद है वेव नंबर। क्या है इसके बाद? तो इसके बाद है हमारी तरंग संख्या। तो चलो ये भी देख लेते हैं। तो ये हमारी है तरंग संख्या। अच्छा, इसकी इकाई क्या होगी वो भी देख लेते हैं, सबकी इकाई देख लेते हैं हम लोग। इसकी इकाई होगी आपकी मीटर, इसकी होगी आपकी हर्ट्ज, जिसको आप लोग HZ से लिखोगे। साथ साथ में नोट कर लो, सिंपल सी कहानी है। कक्षा 11वीं में पढ़ना है, 12वीं में पढ़ना है, और जब तक आप पढ़ाई करते रहोगे विज्ञान, तब तक ये 4 चीजें आपके काम आती रहेंगी। बात समझ में आ गई? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। ठीक, चलो अब आते हैं तरंग संख्या पे। तो तरंग संख्या क्या है? ध्यान से देखिएगा। 1 मीटर में तरंगों की संख्या, 1 मीटर में तरंगों की जो संख्या है, 1 मीटर में तरंगों की जो संख्या है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे तरंग संख्या। और इसकी जो इकाई होगी, अब देखो ये तो ऊपर 1 हो गया, 1 की कोई इकाई नहीं है, नीचे की तरफ मीटर है, तो इसकी इकाई हो जाएगी मीटर इनवर्स। बात समझ में आ गई? तो ये 4 चीजें हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। 1 सेकंड में तरंगों की संख्या को आवृत्ति बोलेंगे। 1 सेकंड में कितनी तरंग निकल रही है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है। पर यदि आप बात करते हो किसकी? 1 मीटर में तरंगों की संख्या की, तो आप इसे बोलते हो तरंग संख्या, यानी कि वेव नंबर। तो अपन वो भी लिख देते हैं, घबराने जैसी कोई भी बात नहीं है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? वेव नंबर। तो कितने फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने? 2। C = लैम्डा न्यू, पहला फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला जो आपको दिमाग में रखना है वो है आपका न्यू, लैम्डा के ऊपर, सॉरी न्यू के ऊपर बार। तो देखो न्यू अलग है, न्यू बार अलग है। न्यू अलग है, न्यू आवृत्ति है, और न्यू बार क्या है आपका भैया? तरंग संख्या है। तो 1 मीटर में मान लेते हैं कि 50 तरंग है। 1 मीटर में मान लेते हैं कि 50 तरंगे हैं, तो तरंग संख्या कितनी हो जाएगी? 1/50 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गई आपकी, सॉरी 1/50 नहीं, सिर्फ 50 ही होगी। 1 मीटर में यदि 50 तरंगे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि तरंग संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? 50 हो जाएगी। इसको नोट करो, बढ़ रहे हैं आगे। कर लिया? पक्का? स्टूडेंट्स एक इंफॉर्मेशन और अपडेट कर लो। ये जो हमारा दृश्य प्रकाश होता है, इसकी
जो आपका परास होता है, परास मतलब रेंज, परास का मतलब क्या होता है भाई, रेंज होती है, तो कहां से कहां तक, तो देखो 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर तो 10 की घात -9 मीटर से लेकर 700 नैनोमीटर मतलब 700 गुणा 10 की घात -9 मीटर, ठीक है। 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर, कहीं कहीं पर ये 750 नैनोमीटर भी है, तो अपन एक काम करते हैं, रुको जरा, हाँ 750 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर से लेकर 750 नैनोमीटर, मतलब ये कि दृश्य प्रकाश को देखो क्या है, दृश्य प्रकाश बहुत छोटे से परास में पाया जाता है यहां पर, तो उसको उन्होंने और तोड़ दिया है। तो आपसे यदि कोई बोले कि भैया आपकी बैगनी जो होती है, बैगनी यानी कि वॉयलेट जो कलर होता है उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी है, तो 400 गुणा 10 की घात -9 मीटर यानी कि नैनोमीटर, और लाल रंग की कितनी होती है, तो लाल रंग की होती है 750 गुणा 10 की घात -9 मीटर। बात समझ में आ गई। तो ये परास है, ये अलग अलग दोनों रंगों के क्या है, तरंग दैर्घ्य हैं हमारे सामने। अब बताओ ज्यादा लंबी तरंग कौन सी है, लाल रंग वाली, इसलिए आपने देखा होगा कि जो सिग्नल वगैरह होते हैं, खतरे के निशान होते हैं, जितनी भी चीजें खतरनाक होती वो सब लाल रंग से बनाई जाती हैं ताकि वो बहुत दूर से भी अपने को दिखाई दे, क्योंकि लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो दूर से दिखने वाला जो रंग होता है वो कौन सा होता है, आपका लाल रंग, ठीक है, इसको भी नोट कर लो। कर लिया, यहां पर भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, पक्का जी। चलिए, तो अब एक काम करते हैं, ये चारों को आपने नोट कर लिया है, ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स अपने और बढ़ा लेते हैं, है ना। अब देखो सिंपल सी कहानी, अब किसके बारे में बात करेंगे हम लोग, विद्युत चुंबकीय विकिरण के कणीय प्रकृति के बारे में। अभी हमने किसके बारे में बात की थी, तरंग प्रकृति के बारे में, अब हम बात करेंगे इसके कणीय प्रकृति के बारे में, जिसमें अभी फिलहाल में हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें से बहुत सारा पार्ट आपके सिलेबस से हट गया है, पर जेडब्ल्यू नीट में तो सब कुछ आने वाला है, इसलिए अपन लोग थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो आपको ये वाला डायग्राम याद होगा, ध्यान से देखो, आपको ये डायग्राम याद होगा, और अब आपको ध्यान देने की जरूरत होगी इस डायग्राम पे। पूरा का पूरा जल्दी से 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा कि विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होता है उसका डुअल नेचर होता है, यानी कि द्वैत व्यवहार होता है, मतलब इसके दो अलग अलग प्रकार के नेचर होते हैं। पहला आपका तरंग रूप होता है, और दूसरा रूप जो है वो कौन सा है, कण रूप है। अब जब बात किसकी करोगे, तरंग रूप की बात करोगे, तो आपको बात करनी पड़ेगी विद्युत चुंबकीय विकिरण के बारे में। बात समझ में आई। तो तरंग रूप अभी हम देख रहे थे, अब हम किसकी बात करेंगे, कण रूप की बात करेंगे। तो फिर एंट्री किसकी होगी, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के बारे में, जिसमें हम कौन सी चीज देखेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव। और क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो इसको हम एक सेपरेट क्लास में करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो जल्दी से हम ये जान लेते हैं कि भैया जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है वो क्या कहता है, और कैसे वहां पर हमें जो चीजें जाननी चाहिए वो दी हुई है। देखो विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी कि कणीय प्रभाव जो होता है, इससे हम समझते हैं किसको, प्रकाश विद्युत प्रभाव को। और क्या क्या है ध्यान से देखो, एक होता है विवर्तन, जिसको अभी अपन नहीं पढ़ेंगे, कक्षा 12वीं में पढ़ना है। एक होता है इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण, इसको भी हमें कक्षा 12वीं में ही पढ़ना है। तो फिलहाल में इन दोनों के बारे में हम बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ दिया हुआ है। और क्या है तो ध्यान से देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्लांक के आपके क्या था भाई, देखो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, उसके 4 हमारे पास मुख्य बिंदु हैं, जैसे हमें बड़े ध्यान से सुनना है और देखना है। देखो गर्म पिंड से विकिरण का उत्सर्जन होगा, जिसको हम कृष्णिका विकिरण बोलेंगे, यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलेंगे। अब सुनो, ये जो कृष्ण विकिरण होता है या ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है, तो कोई भी पिंड कैसा है, यदि कैसा है भाई, गर्म है। कोई भी पिंड यदि कैसा है, गर्म है, तो इसमें से विकिरण निकलते हैं, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कृष्णिका विकिरण बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। सिंपल सी कहानी कि मेरे पास यदि कोई भी ऐसी चीज है मेरे आसपास या आपके आसपास जो कि गर्म है, आप उससे थोड़ा दूर खड़े हो, तो आपके पास विकिरण से पहुंच रही है ऊर्जा। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बॉडी होगी उसको हम क्या बोलेंगे,
उसको हम बोलेंगे ब्लैक बॉडी। क्या बोलेंगे? ब्लैक बॉडी, यानी कि कृष्ण पदार्थ। क्या बोलेंगे? इसको हम ब्लैक बॉडी बोलेंगे, यानी कि कृष्ण पदार्थ बोलेंगे, या फिर श्याम भी बोल सकते हो, श्याम पदार्थ या कृष्ण पदार्थ बोल सकते हो। तो इन्होंने ये बताया कि भैया दुनिया की हर वो बॉडी जिसके पास गर्माहट है, दुनिया की हर वो वस्तु, हर वो पदार्थ जिसके पास गर्माहट है, उसमें से विकिरण निकलता है। पहली बात। दूसरी बात, धातु की सतह से विकिरण के टकराने पर इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन। अच्छा, क्या सोच कर देखो आप, धातु की सतह से विकिरण के टकराने पर इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन कैसे होता है, और इस प्रभाव को कहा जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसको हम अगली कक्षा में पढ़ने वाले हैं। साथ में हम बात करेंगे किसकी? ठोसों में तापमान के फलन के रूप में ऊष्माधारिता का परिवर्तन। ठोसों में तापमान के फलन के रूप में ऊष्माधारिता का परिवर्तन। तो स्टूडेंट्स, ये भी एक बढ़िया टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पर क्योंकि अभी कक्षा 11वीं की शुरुआत है, इसलिए अपन बहुत डीप में नहीं जाएंगे। इन टॉपिक्स को आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे और फिजिक्स में भी पढ़ोगे, इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। और किसकी बात करेंगे? हाइड्रोजन के संदर्भ में परमाणुओं में देखे गए रेखा स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लीनियर स्पेक्ट्रम, यानी कि रेखा स्पेक्ट्रम की हम बात करते हैं। किससे? प्लैंक के जो क्वांटम सिद्धांत है उसके बारे में। ये सब समझने के लिए अपने को सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव। और हमें पहले यह समझना पड़ेगा कि भैया विद्युत चुंबकीय तरंग जो है उसका जो कण रूप है वो क्या होता है, जो कि हम करने वाले हैं अगली क्लास में। बात समझ में आ गई? चलो पहले सिर्फ नोट कर लो इस टॉपिक को। कर लिया? सिंपल है, आसान है। और कुछ दिया है क्या भाई? बिल्कुल दिया है। विद्युत चुंबकीय विकिरण की कणीय प्रकृति, यानी कि प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत। कैसे? इसको भी नोट करो, बड़ी मजेदार चीज होने वाली है अगली क्लास में। प्लैंक ने यह माना कि विकिरण को ऊर्जा के विविक्त, यानी कि डिस्क्रीट भागों में बांटा जा सकता है। मैक्स प्लैंक ने मान्यता दी कि परमाणु और अणु केवल विविक्त, यानी कि डिस्क्रीट मात्राओं में ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे या अवशोषण करेंगे, ना कि अनरक्त रूप में। विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा की जिस न्यूनतम मात्रा क्या उत्सर्जन या अवशोषण होता है, उसे प्लैंक द्वारा क्वांटम नाम दिया गया। क्या दिया गया? क्वांटम नाम दिया गया। तो अगली जो कक्षा होगी उसमें सीधे एंट्री होगी किसकी? क्वांटम की। और एक ऐसा वर्ड जो आपको बहुत दिनों से परेशान कर रहा है उसकी। तो अगली जो कक्षा होगी उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। रुको 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 रुको, ये सब देख लिया आपने? पक्का? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगली जो कक्षा होगी उसमें हम क्या देखेंगे कि जो कण होता है, जो आपका विद्युत चुंबकीय की कणीय प्रवृत्ति, बात समझ में आ रही है? विद्युत चुंबकीय कणीय प्रवृत्ति जो है ये क्या होती है, इसके बारे में अगली जो कक्षा होगी उसमें हम बात करेंगे। और साथ में हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। किसकी बात करेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जिससे आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे क्लियर। इसमें से ये जो स्पेक्ट्रम एंड ऑल दैट है, वर्णक्रम है, ये फिलहाल में हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, यदि आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अगली जो क्लास है वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मजा भयंकर आने वाला है। सवाल पैदा होता है कि वो वीडियो आपको कहां से मिलेगी। तो एक तरीका तो ये है कि भाई YouTube से आप चले जाएं, कहां पर? प्लेलिस्ट पर, वहां से मिल जाए। दूसरा तरीका क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। दूसरा जो तरीका है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा गूगल पे। आप पहुंचिए गूगल पे, वहां पर सर्च कीजिए मैग्नेट ब्रेन। जैसे आप वहां पर मैग्नेट ब्रेन सर्च करते हो, आपको क्लिक करना है मैग्नेट ब्रेन की साइट पर, और आपके सामने जो ज्ञान है उसका पूरा का पूरा क्या होगा? भंडार होगा। जहां पर आपको देखो, नर्सरी से लेकर 12वीं तक इंग्लिश मीडियम के लिए, 7वीं से लेकर 12वीं तक हिंदी मीडियम के लिए, CUET, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, JEE, नीट, ओलंपियाड, इतनी सारी NTSC हो गया, इन सारी चीजों के आपको वीडियोस मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट।
मानकर चलते हैं कि आपको कक्षा 10वीं की कोई वीडियो देखनी है, आपको जो भी क्लास की देखनी है आप यहां से देख सकते हो। अब यदि आपको कक्षा 10वीं की कोई वीडियो देखनी है तो आप यहां क्लिक कर दो, सारे विषय आपके सामने होंगे। मान लेते हैं कि आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, आप यहां क्लिक कर दो। आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, आप यहां क्लिक कर दो। अब जो है आपने किया क्लिक, कहां पर, यहां पर, आप बढ़ गए आगे। अब यहां पर आपके सामने क्या होगा, आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, राइट, यहां पर क्या होगा, आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सारे बिंदुओं पर, पॉइंट्स पर आपके पास लेक्चर्स होंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई आपको सब्सक्रिप्शन पैकेज नहीं खरीदना है, राइट, सब कुछ आपको मिलेगा, देख लो एक बार, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे, तो भाई आपके सिलेबस का इंट्रोडक्शन 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स हैं। अब जैसे आपने यहां पर क्लिक किया, इस तरीके से आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो शुरू हो जाएगी। कोई डाउट है आप डबल क्लिक कर दीजिए, आप सीधे यूट्यूब पर आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी कहानी आपको कहां पर मिलेगी, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहां पर आपको कोई भी पैकेज खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।